हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लास। जैसे कि हम शुरुआत कर चुके थे हमारा चैप्टर नंबर 11 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, जहाँ पर हमने ह्यूमन आई का जो कंप्लीट पार्ट है विद देयर डिफेक्ट सब कुछ हमने क्लियर कर लिया था। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द ग्लास प्रिज्म और रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास प्रिज्म, और उसके साथ में ज्वाइन है एक आपका टॉपिक जो कि है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। मतलब यहाँ से हम कहीं ना कहीं जो हमारा सेकंड फेज है इस लेसन का जो कि है द कलरफुल वर्ल्ड, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, अभी तक के आपने जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखे थे वो देखे थे बेटा आपने ग्लास स्लैब के लिए, वो आपने देखे थे ग्लास स्लैब के लिए। अब ग्लास स्लैब में क्या हो रहा था कि उसकी जो अपोजिट फेसेस होते हैं, मतलब कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं उसकी, जो हमने बोले थे वो क्या रहते थे उसके, वो रहते थे उसके पैरेलल। मतलब कि वहां से जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता था तो वहां पर इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों भी एक दूसरे को, रिफ्रैक्टेड बोल रहा हूँ, इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे जो कि डबल रिफ्रैक्शन के बाद में पास हो रही थी, वो क्या हो रही थी, वो वहां पर पैरेलल थी इंसिडेंट को। क्या बोल रहा हूं मैं, जब हम ग्लास स्लैब की बात कर रहे थे तो वहां पर इंसिडेंट रे और जो इमर्जेंट रे होती है वो क्या रहती है, एक दूसरे को पैरेलल रहती है। आपके अगर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 191 की अगर बात करेंगे तो वहां पर दिया हुआ है कि फॉर पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस एज इन अ ग्लास स्लैब, मतलब ग्लास स्लैब आप उसका एग्जांपल बताए जहां पर पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं, जैसे कि आपने ग्लास स्लैब में देखा भी था। द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, जो इमर्जेंट रे रहती वो इंसिडेंट होती, वो क्या रहती, इंसिडेंट रे को पैरेलल रहती है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करेंगे प्रिज्म की, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ग्लास प्रिज्म की, वो रहता है ट्रायंगुलर शेप का। ट्रायंगुलर शेप का होने के बाद में वहां पर जो इंसिडेंट रे है वो इमर्जेंट रे को पैरेलल नहीं रहती। क्यों नहीं रहती, क्योंकि उसके जो सरफेसेस है वो एक अपोजिट सरफेस पैरेलल नहीं रहते, वो कहीं ना कहीं पे छोटे बड़े होते हैं। उस वजह से जो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो इमर्जेंट और इंसिडेंट रे ऑफ लाइट होती है वो एक दूसरे को पैरेलल नहीं रहती है। कब, इन केस ऑफ ग्लास प्रिज्म। अगर हम ग्लास स्लैब की बात करेंगे तो वहां पर जो इमर्जेंट और इंसिडेंट रे है वो एक दूसरे को पैरेलल होते हैं, वो वहां पर पैरेलल दिखते हैं हमें। ठीक है, उसके बाद में कंसीडर अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, ऐसा आपको बोले हैं। अभी हमको समझना है कि ग्लास प्रिज्म एक्चुअली क्या है। बेसिकली हमें देखना है कि रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, मतलब कि जिसको ग्लास प्रिज्म भी बोला जाता है या फिर आप ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म भी उसको बोल सकते हो। ठीक है, मतलब प्रिज्म को ही आप ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म बोलो या फिर उसके जो नाम है उसको ग्लास प्रिज्म भी बोल सकते हैं, या फिर ओनली सपोज प्रिज्म भी बोले तो भी चलेगा। तो वो प्रिज्म एक्चुअली है क्या, वो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा। तो चलो शुरुआत उसी से करते हैं। देखो बेटा क्या बोला जा रहा है, ग्लास प्रिज्म क्या है, अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। एक्चुअली में क्या है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अब ट्रांसपेरेंट क्यों, क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होता न तो वहां से जो रे ऑफ लाइट है वो पास होती थी क्या, नहीं, मतलब कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमें नहीं देखने मिलता था। ये क्या होगा, ये ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट का मीनिंग है कि वहां से रे ऑफ लाइट अलाउ होती है, पास हो सकती है वहां से, और हम देख सकते हैं उसको। ठीक है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ ग्लास हैविंग द टू ट्रायंगुलर बेसेस। क्या क्या होता है उसमें, जो एक्चुअली में अगर आप ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म देखोगे तो उसके दो ट्रायंगुलर बेसेस होते हैं, साथ ही साथ में उसकी 3 रेक्टेंगुलर साइड्स होती है। रेक्टेंगुलर का मीनिंग आपको पता ही है, इस तरीके से ये ऐसी 3 रेक्टेंगुलर साइड्स होती है। समझ में आ रहा, ओरिजिनली डायग्रामेटिकली हम ग्लास प्रिज्म को ऐसा दिखाई जिसके दो अपोजिट फेसेस एक दूसरे को पैरेलल नहीं होते, वो कहीं ना कहीं पे इंक्लाइन होते हैं एंगल से, वो कहीं ना कहीं पे क्या होते हैं, इंक्लाइन रहते हैं कोई एंगल से। समझ में आ रहा है। अब ये डायग्रामेटिकली पेपर पे हम ऐसा बनाते हैं, ओरिजिनली ऐसा दिखता है क्या, नहीं, ओरिजिनली उसका जो है वो ट्रायंगुलर शेप में रहता है। आपने देखे भी होंगे प्रिज्म को कहीं ना कहीं, या फिर आप सर्च करो नेट पे वगैरह, आपको जो ओरिजिनल डायग्राम है, जो मतलब ऑब्जेक्ट है, ट्रायंगुलर प्रिज्म एक्चुअली क्या है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जहां से लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती है, तो वो देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बोला जाता है रेक्टेंगुलर साइड विद 3 और 2 ट्रायंगुलर बेसेस भी बोलो या फिर उसको फेस भी बोलो भी चलता है। ठीक है, उसके बाद में 2 अपोजिट साइड फेसेस आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। वही मैंने बोला कि 2 अपोजिट जो फेसेस होते हैं वो कैसे
प्रिज्म के, तो जो दोनों अपोजिट फेसेस है वो इंक्लाइन रहते हैं एक दूसरे को, वो क्या रहते हैं, इंक्लाइन रहते हैं एक दूसरे को। उसके बाद में एंगल बिटवीन इट्स अपोजिट फेसेस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रिज्म। और जो दो अपोजिट बीच का एंगल, अपोजिट फेसेस के बीच का एंगल होता है उसको बोला जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। समझ में आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म। उसके बाद में ये हो गया आपका ग्लास प्रिज्म। आफ्टर दैट ग्लास प्रिज्म में क्या होता है, जैसे कि आपको दिया हुआ है कि जो ग्लास प्रिज्म होता है उसमें जैसे एक रिफ्रैक्शन होगा, मतलब कि लाइट रे इंसिडेंट होंगी उसके एक फेस पे और वो ट्रैवल करेंगी इन द रेयरर टू डेंसर एंड डेंसर टू फिर रेयरर, तो वहां पर जो इंसिडेंट रे है वो पैरेलल नहीं रहेगी किसे, इमर्जेंट रे को। समझ में आ रहा है, और इमर्जेंट रे हमें कब मिलेगी, मान के चलिए आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है कहां पर, ग्लास प्रिज्म में। तो देखो ये है सपोज आपका ग्लास प्रिज्म, अगर हम रे डायग्राम के रूप में अगर दिखाते हैं तो ग्लास प्रिज्म को ऐसा शो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रे डायग्राम। तो रे डायग्राम में क्या हो रहा है कि ये जो इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है इस ग्लास प्रिज्म पे, मतलब यहाँ पर ये एयर मीडियम है, मतलब रेयरर मीडियम है, वो जाएगा डेंसर मीडियम में, डेंसर मीडियम में जाने के बाद में फिर से वो रेयरर में आ रहा है, मतलब इस रे को बोला जाता है इमर्जेंट रे। उसको क्या बोला जाता है, इमर्जेंट रे, जो कि डेंसर से रेयरर में आती है, मतलब ये डेंसर मीडियम ग्लास प्रिज्म का और ये एयर मीडियम, रेयरर मीडियम जिसको बोलेंगे हम। समझ में आ रहा है, उसको बोला जाता है इमर्जेंट रे। समझ में आ गया। तो जब ऐसा सब होता है तब इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे को पैरेलल नहीं रहती। ऐसा कब होता है, इन द ग्लास प्रिज्म, वही दिया हुआ है। देखो दिस इज बिकॉज इन रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, बट इन रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास प्रिज्म द इमर्जेंट रे इज नॉट पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। वो इमर्जेंट रे जो है वो पैरेलल नहीं रहती किसे, इंसिडेंट रे को। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके जो दो अपोजिट फेसेस है वो एक दूसरे को पैरेलल नहीं रहते, इस वजह से उनकी जो इमर्जेंट रे है वो भी इंसिडेंट रे को पैरेलल नहीं रहती। वही अगर बात करते हैं ग्लास स्लैब की, तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि जो इमर्जेंट रे होती है वो पैरेलल होती है इंसिडेंट रे को, बिकॉज क्योंकि वो जो दो फेसेस है, जो दो सरफेस है ग्लास प्रिज्म के अपोजिट सरफेस को एक दूसरे को पैरेलल रहते हैं। ठीक है ना, पैरेलल की डेफिनेशन आप लोगों को पता ही है, तो मैं समझता हूँ कि आप सभी बच्चों को पैरेलल का मीनिंग क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, नहीं हुआ होगा तो आपका होमवर्क है, पहले पैरेलल क्या होता है वो समझो। अब 10th में आ गए हो आप, तो आपको पता रहने वाला, और बार बार हम वो वर्ड पढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि आप बच्चों ने वो समझने वाला उसको। ठीक है, चलो उसके बाद में हमें देखना है रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट थ्रू द ग्लास प्रिज्म। अभी हमें क्या देखना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास प्रिज्म। अब इसकी थ्योरी लिखने से पहले मैं आपको ये डायग्रामेटिकली वो जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है वो क्लियर करता हूँ, उसके बाद में जो थ्योरी है वो भी लिख कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास प्रिज्म होता कैसे। चलिए आइए देखते हैं लाइट का रिफ्रैक्शन। देखो मान के चलते हैं कि ये है आपकी इंसिडेंट रे, देखो ये है आपका ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। जब हम रे डायग्राम में शो करते हैं तो ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म को ऐसा शो करते हैं, पी क्यू आर नाम दे देंगे। ठीक है, पी क्यू आर नाम दे देंगे, ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म ये है आपका। अब क्या हो रहा है कि इस पॉइंट ए से जो इंसिडेंट रे है, इस पॉइंट ए से जो इंसिडेंट रे है वो स्ट्राइक कर रही है इस PQ सरफेस के ऊपर में ग्लास प्रिज्म के। ठीक है, देखो इसका ये एक PQ सरफेस है और ये PR सरफेस है। तो ये जो PQ सरफेस है, ये PQ सरफेस के ऊपर में जो आपकी इंसिडेंट रे है AB वो क्या हो रही है, एट पॉइंट B इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, जब वो इंसिडेंट हो रही है तो यहाँ पर वो क्या होंगी, रिफ्रैक्ट होंगी। वो क्या होंगी, रिफ्रैक्ट होंगी, मतलब कि वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है इंसिडेंट रे। ये जो आपकी इंसिडेंट रे है ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल में देयर इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट ऑकर्स। बेंडिंग ऑफ लाइट मतलब ही रिफ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। और अगर हम ये नॉर्मल ड्रॉ करते हैं एन डैश, इसको भी एन
एन डैश। समझ में आ रहा है? तो ये जो अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये जो नॉर्मल है ये नॉर्मल के टूवर्ड कौन ट्रैवल करेंगी, वहां पर रिफ्रैक्टेड रे। मतलब कि जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में अगर रिफ्रैक्शन होता है, मतलब कि इंसिडेंट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो वहां पर जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा, जो बेंडिंग ऑफ लाइट होगा, वो टूवर्ड द नॉर्मल होता है। मतलब कि देखो यहाँ पर ये इंसिडेंट ये आपका नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की टूवर्ड बेंड होगी। कहीं ना कहीं आप अगर ऑब्जर्व करोगे केयरफुली तो ये जो है इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन ये होनी चाहिए थी, लेकिन वो क्या हो रही है, टूवर्ड द नॉर्मल क्या हो रही है, वो टूवर्ड द नॉर्मल बेंड हो रही है। और यहाँ पर वो फॉर्म करती है दो एंगल, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस और एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कौन से एंगल फॉर्म करती है? दो एंगल फॉर्म करती है, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस और एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर अब ये आ गई डेंसर मीडियम में, क्योंकि ये है ग्लास और ये है एयर, तो एयर टू डेंसर गई, मतलब कि एयर टू ग्लास गई वो रे ऑफ लाइट, तो वहां पर क्या हो रहा है, बेंडिंग टुवर्ड द नॉर्मल। फिर क्या होगा, यहाँ से ये जो रे ऑफ लाइट है बी टू सी पॉइंट तक के ट्रैवल करेगी, बी से लेके सी पॉइंट तक के ट्रैवल करेगी। देखो दिख रहा है आपको, बी से लेके सी, तो अब ये बन जाएंगी इंसिडेंट रे, मतलब एक्चुअली में वो रिफ्रैक्टेड है, लेकिन रिफ्रैक्टेड किसके लिए है, ये AB के लिए, लेकिन BC जो है ये अभी डेंसर मीडियम में वर्क करेंगी एज अ इंसिडेंट रे। मतलब कि ये अभी क्या हो रही है, यहाँ पर एज अ इंसिडेंट रे ट्रैवल कर रही इन द डेंसर मीडियम। वहां से वो एक सर्टेन एंगल पे रिफ्रैक्ट हो रही है, वहां से वो क्या हो रही है, एक सर्टेन एंगल पे रिफ्रैक्ट हो रही है, सर्टेन एंगल पे रिफ्रैक्ट हो रही है। मतलब कि इसको हम नाम देते हैं ऐसे एन डैश एन। अब वो सर्टेन एंगल पे रिफ्रैक्ट होने के बाद में क्या हो रही है, वो जब वो डेंसर टू एयर में जाएंगे, क्योंकि ये ग्लास जो है ये डेंसर मीडियम है और इधर में फिर से कौन सा मीडियम है, ग्लास प्रिज्म के बाहर रेयर मीडियम, मतलब कि एयर मीडियम। तो जब वो रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम में जाएगी, तब वहां पर वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ट्रैवल करेंगी। वो क्या करेंगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल ट्रैवल करेंगी, मतलब इसको हम बोलेंगे इमर्जेंट रे। इसको हम क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे, ठीक है। और यहाँ पर भी फॉर्म हो गए दो एंगल, एक रहेगा I1 और एक रहेगा R1, ठीक है, एक रहेगा I1 और एक रहेगा R1। समझ में आया? ऐसे दो एंगल आपको फॉर्म करना है यहाँ, I1 एंड R1, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ में आ रहा है? चलो, तो ये इस प्रकार से होता है ग्लास प्रिज्म में, इस प्रकार से होता है ग्लास प्रिज्म में रिफ्रैक्शन। समझ में आ रहा है? उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है बेंडिंग ऑफ लाइट जो है, इंसिडेंट से जो इमर्जेंट लाइट है वो क्या हो रही है, टुवर्ड द बेस बेंड होती है। मतलब ये QR क्या है, बेस है, तो टुवर्ड द बेस आपकी जो इंसिडेंट रे है, सॉरी इमर्जेंट रे है, वो बेंड होती है। इसका मीनिंग क्या है कि वो डेविएट हो रही है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। समझ में आया? मतलब क्या होता है कि जब हम बात करेंगे एक ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म की, तो वहां पर ग्लास प्रिज्म क्या कराता है कि ये जो इमर्जेंट रे है इसको बेंड कराता है विथ रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे। उसको क्या कराता है, बेंड कराता है टुवर्ड द बेस विथ रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे। और यहाँ पर फॉर्म होता है एंगल ऑफ डेविएशन, वहां पर क्या फॉर्म होता है, एंगल ऑफ डेविएशन। कैसे होगा एंगल ऑफ डेविएशन, को कैसे डिफाइन करेंगे हम? फिर एंगल ऑफ डेविएशन को कैसे डिफाइन करेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन को डिफाइन करेंगे द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे। अब कहाँ है इंसिडेंट रे, तो इधर है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दो, ये जो इंसिडेंट रे है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं सामने में, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो ट्रैवल कर रही थी। तो एक्चुअल जो डायरेक्शन रहेगी इंसिडेंट रे की, वो रहेगी टुवर्ड द पॉइंट E, और इमर्जेंट रे है टुवर्ड द पॉइंट D। तो इतने का वहां पर क्या बन रहा, इतने का वहां पर एंगल तैयार हो रहा।
चेंज आता, जो बेंडिंग आता, उसको बोला जाता है डेविएशन, एक प्रकार से चेंज। समझ में आ रहा? पाथ में चेंज आना, रास्ते में चेंज आना, तो वो होता है वहां पर। तो वहां पर होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास प्रिज्म। ठीक है, चलो अब ये इस प्रकार से था आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब इसको हम थ्योरी में लिखते हैं, तब तक कि आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसकी थ्योरी भी थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूँ आपको लिख कर। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आगे, क्योंकि जैसा अभी हमने देखे थे, तो हमने डायग्रामेटिकली समझे थे कि जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है थ्रू द ग्लास प्रिज्म वो कैसे होता है। अभी हमें देखना है यहाँ पर कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास प्रिज्म, और उसकी थ्योरी हम पढ़ देंगे। बड़ी आसान है, आपको अगर ये समझ में आ गया कि कैसे कैसे वहाँ पर बेंडिंग हो रहा है, वही सारी चीज़ें हमने यहाँ पर बताया है। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में रख कर दिया ताकि आपको भी तकलीफ ना हो ज़्यादा लिखने में। ठीक है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है, यहाँ पर पॉइंट आपके पूरे कवर होना चाहिए, जो कि अभी मैंने किए हैं। देखो सबसे पहली चीज, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द ग्लास प्रिज्म, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑकर्स। स्वाभाविक है कि जब कोई रे ऑफ लाइट ग्लास प्रिज्म में से पास होती है, तो ग्लास प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होने के कारण वहां पे क्या होगा, वहां पर ऑकर होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वही बोला गया, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द ग्लास प्रिज्म, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑकर्स। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑकर्स होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑकर्स हो रहा है मतलब कि वहां पर लाइट रे बेंड होंगी एट सर्टेन एंगल, है ना। वहां पर क्या होंगी, लाइट रे बेंड होंगी एट सर्टेन एंगल, बराबर है। और दूसरी चीज, यहाँ पर ये जो PQ और PR है, ये एक्चुअली में उसके जो दो फेसेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, PQ और PR को रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब आपको डायग्राम में देखते हो तो आपको ऐसे दिख रही होंगी कि सेम है, लेकिन एक्चुअली में वो सिमिलर नहीं होते, मतलब कि वो पैरेलल नहीं होते, है ना, पैरेलल नहीं होते। मतलब वहां पर जो ये इमर्जेंट और इंसिडेंट रे रहेंगी, ये भी एक दूसरे को पैरेलल नहीं रहेगी, ऐसा उसका मीनिंग है। समझ में आ रहा? दूसरी चीज, अब देखो वहां पर क्या हो रहा है, इन फिगर, हम अभी फिगर को डिस्क्राइब करेंगे। देखो इन फिगर रे AB इज इंसिडेंट ऑन PQ, मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं रे AB इज इंसिडेंट ऑन रिफ्रैक्टिंग सरफेस PQ, ऐसा भी आप बोल सकते हो उसको। वैसे भी लिख सकते हैं कि जो AB जो रे है वो इंसिडेंट हो रही है किस पे, ऑन द रिफ्रैक्टिंग रे PQ के ऊपर, रिफ्रैक्टिंग सरफेस PQ के ऊपर में, नॉट रिफ्रैक्टिंग रे, रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलेंगे उसको PQ को। ठीक है, जो AB रे है वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस PQ पे क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। इंसिडेंट होने के साथ में द इंसिडेंट रे AB is going from rarer medium to denser medium, so it bend toward the normal। देखो वही मैंने बताया था आपको कि ये जो इंसिडेंट रे AB है, ये जब इंसिडेंट होंगी तो वहां पर कॉज होगा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऐसा हो रहा है कि रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में जा रहा है, मतलब एयर टू ग्लास, रेयर टू डेंसर मीडियम, तो वहां पर जो रिफ्रैक्शन कॉज होगा, मतलब कि वो जो इंसिडेंट रे है वो रिफ्रैक्टेड रे में कन्वर्ट होगी, और वो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो मूव होंगी, बेंड होगी टुवर्ड द नॉर्मल, टुवर्ड द नॉर्मल, और टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होने पे वहां पर वो डायरेक्शन पकड़ेंगे फिर BC की, जो कि मैंने अभी वहां पर लिखा नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है। एंड गोइंग थ्रू द, गोइंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रे BC। समझ में आ रहा है, रिफ्रैक्टिंग रे BC। फिर नेक्स्ट क्या होगा, वही जो रिफ्रैक्टिंग रे BC है, देन नेक्स्ट ऑल्सो द रिफ्रैक्टेड रे BC इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, जो कि अभी डबल रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब क्या हो रहा है, पहले रेयर टू डेंसर में, फिर यही BC जो रे है ये डेंसर टू रेयर में जा रही है। ऑल्सो द रिफ्रैक्टेड रे BC इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, सो इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वो क्या होती है, वो बेंड होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल की डायरेक्शन ये और इंसिडेंट इमर्जेंट रे की डायरेक्शन ये, तो वो क्या होंगी, वो बेंड होंगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझ में आ रहा है, सो इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड गोज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ CD, और वो डायरेक्शन ऑफ CD के इसमें मतलब कि ये C to D ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में वो क्या होती है, आगे बढ़ते जाती है। समझ में आ रहा है, उस डायरेक्शन को फॉलो करती है। उसके बाद में अब नेक्स्ट हमने देखा था वहां पर कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो फॉर्म होता है, वो फॉर्म कैसे होगा, हमको क्या करना है, ये पॉइंट पढ़ने से पहले हमें क्या
जैसे कि अभी आपको कंसीडर करना है ये इंसिडेंट रे, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे ए से लेके बी से लेके ये ऐसे बराबर उसको एक्सटेंड करें हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो वो पहुंची वहां पर ई पे, तो ये ऐसे सीधी निकली। फिर बात करते हैं इस एमर्जेंट रे की। तो एमर्जेंट रे क्या हो रहा है कि इसको हम फॉरवर्ड तो नहीं कर सकते, फॉरवर्ड करेंगे तो एंगल नहीं फॉर्म होगा, हमें एंगल समझना है, तो हम क्या करेंगे इसको ऐसा बैकवर्ड में पुश करेंगे, एक्सटेंड करेंगे ऐसे, ये करे बैकवर्ड में एक्सटेंड तो पीछे आया वो, मतलब यहाँ पर फॉर्म हुआ एंगल ओ, यहाँ पर ये पॉइंट ओ पे दोनों जो लाइंस है वो मिल रही, मतलब यहाँ पर फॉर्म हो रहा है आपका एंगल, और ये एंगल रहेगा बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे। ये एंगल एक्चुअली में किसके बीच में फॉर्म हो रहा है, इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे को। तो ऐसे एंगल को ही बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन, ऐसे एंगल को ही क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ डेविएशन। देखो क्या बोल रहा है एंगल ऑफ डेविएशन का डेफिनेशन, पेक्यूलायर शेप, पेक्यूलायर का मीनिंग है ट्रायंगुलर, पेक्यूलायर का मीनिंग क्या है, ट्रायंगुलर, समझ में आ रहा है। हाँ तो देखो द पेक्यूलायर शेप ऑफ द प्रिज्म मेक्स द एमर्जेंट रे बेंड एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। उस एंगल को क्या बोला जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। द पेक्यूलायर शेप ऑफ द प्रिज्म मेक्स एन एमर्जेंट रे बेंड एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, है ना। एक जो पेक्यूलायर शेप है प्रिज्म का वो क्या कराता है, वो एमर्जेंट रे को क्या कराता है, बेंड कराता है एक पर्टिकुलर एंगल पे टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, मतलब एक्चुअल जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है वो ये होना चाहिए था, लेकिन एक सर्टेन एंगल पे उस इंसिडेंट रे को वो क्या कराता है, बेंड कराता है, समझ में आ रहा है। एमर्जेंट रे को क्या कराता है, बेंड कराता है, और वहां पर जो एंगल फॉर्म होता है उस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। ये जो आपका O है ये एक्चुअली में एंगल ऑफ डेविएशन है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास प्रिज्म। आ सकता है 3 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए इजीली पूछ सकते हैं आपको, रिफ्रैक्शन ऑफ ग्लास प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास प्रिज्म प्रॉपर्ली करके रखो, इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट, अभी हमें पढ़ना है डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में। चलिए बहुत ही आसान टॉपिक है, पढ़ते हैं उसको, वो भी डिपेंड है ग्लास प्रिज्म के ऊपर। तो आइए अभी देखते हैं अबाउट द डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है, डिस्पर्शन ये शब्द का मीनिंग है एक्चुअली, ये शब्द का मीनिंग है एक्चुअली, अगर डिस्पर्शन ऑफ लाइट की अगर हम बात करते हैं तो इसका मीनिंग हम जनरली बोल सकते हैं स्प्लिटिंग, अलग अलग करना, सेपरेट आउट करना, है ना, उसको ही बोला जाता है डिस्पर्शन। देखो द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोल देंगे। मतलब कि क्या बोल रहा है ये पॉइंट, ये पॉइंट ये बोल रहा है कि जो आपका लाइट की जो रे होती है, फिर बीम होती है, वो बीम ऑफ लाइट का स्प्लिटिंग होना उसके कंपोनेंट कलर में, जैसे अगर हम अभी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू द इट्स कंपोनेंट कलर्स लाइक रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन, देन इंडिगो, वॉयलेट, ऐसे 7 कलर्स में एक व्हाइट लाइट स्प्लिट होता है। स्प्लिट होने का मीनिंग क्या है, डिस्पर्स होना, उनका स्प्लिटिंग होता है, मतलब कि डिस्पर्शन होता है। एक सिंगल रे ऑफ लाइट में से, एक सिंगल बीम ऑफ लाइट में से 7 कलर की अलग अलग रेज ऑफ लाइट वहां से तैयार होती है, ऐसा बोला जाता है, उसको बोला जाएगा डिस्पर्शन। उसी को एक्चुअली में क्या बोला जाता है, डिस्पर्शन। जहां पर लाइट बीम ऑफ लाइट का डिस्पर्शन होता है अलग अलग कलर्स के लाइट में, उसको बोला जाता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब वो जो डिस्पर्शन ऑफ लाइट है वो अलग अलग कलर्स में होता है, तो उस कलर का एक बैंड बनता है वहां पर, मतलब एक ऐसा एक हम बोलेंगे ग्रुप बनता है वहां पर, है ना, एक प्रकार से ग्रुप बनता है उस कलर्स का, 7 कलर्स का, जैसा हमने व्हाइट लाइट के लिए बोले, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोला जाता है बेटा स्पेक्ट्रम। मतलब डिस्पर्शन का मीनिंग हमने क्या बोले कि स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग का मीनिंग क्या है, सेपरेट सेपरेट होना, टूटना, अलग अलग होना, समझ में आ रहा है, स्प्लिटिंग करना। तो उस स्प्लिटिंग ऑफ लाइट
डिस्पर्शन। अब डिस्पर्शन होने के बाद में वहां पर कलर, अलग अलग कलर के क्या फॉर्म होंगे, लाइट रेज फॉर्म होंगे, उनका एक बैंड बनेगा, बैंड का मीनिंग उनका एक ग्रुप बनेगा एक प्रकार से, उसको बोला जाता है स्पेक्ट्रम। उसको क्या बोला जाता है एक प्रकार से, स्पेक्ट्रम। समझ में आ रहा? द बैंड ऑफ अ कलर्ड कंपोनेंट ऑफ अ लाइट बीम इज कॉल्ड इट्स स्पेक्ट्रम। उस लाइट का वो क्या रहेगा, स्पेक्ट्रम रहेगा, जहां पर एक बीम ऑफ लाइट में से जो अलग अलग कलर्स तैयार होते हैं, डिस्पर्स होते हैं, उस डिस्पर्शन में एक उनका ग्रुप तैयार होगा उन कलर्स का, वो एक ग्रुप में रहेंगे साथ में, एक साथ, उसको बोला जाता है स्पेक्ट्रम। उसको क्या बोला जाएगा, स्पेक्ट्रम। जैसे कि अगर हम बात करेंगे व्हाइट लाइट की, तो व्हाइट लाइट किसका किसका स्पेक्ट्रम बनाएगा, वो बनाएगा रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट का स्पेक्ट्रम। इन सबका क्या बनाएगा, वो इन सबका बनाएगा स्पेक्ट्रम। समझ में आ रहा है? उसके बाद में व्हेन अ बीम ऑफ लाइट AB, अब हम आते हैं एक डायग्राम के ऊपर में जिसको हम नाम दे देते हैं बीम ऑफ लाइट AB, इसका PQR। समझ में आ रहा है? इसका PQR, ठीक है। चलो तो देखो अभी क्या बोला जा रहा है। एक बीम ऑफ व्हाइट लाइट है, क्योंकि हमें यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में आपको दिया हुआ है कि डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म, और ग्लास प्रिज्म क्या है, डिस्पर्सिंग मीडियम है, ठीक है। ग्लास प्रिज्म क्या है, डिस्पर्सिंग मीडियम है, जहां से व्हाइट लाइट डिस्पर्स होता है, मतलब व्हाइट लाइट की जो बीम है वो सेपरेट आउट होती है, स्प्लिट होती है, ठीक है। तो देखो when a beam of white light AB is pass into the glass prism, like इस डायग्राम में एक व्हाइट लाइट की बीम है जो कि पास हो रही है थ्रू द ग्लास प्रिज्म PQR से पास हो रही है, ठीक है। then the white light splits up, तो वो जो व्हाइट लाइट है वो क्या होती है, वो स्प्लिट्स अप होती है on entering the glass prism and forms a band of 7 colors on the white screen। क्या होता है देखो कि जब बीम ऑफ व्हाइट लाइट AB जो है वो पास होती है ग्लास प्रिज्म में से, सो व्हाइट लाइट स्प्लिट्स अप ऑन एंटरिंग। तो व्हाइट लाइट क्या होती है, व्हाइट लाइट स्प्लिट होती है ऑन एंटरिंग द ग्लास प्रिज्म। वो ग्लास प्रिज्म में एंटर करने के बाद में वहां पे स्प्लिट होती है। देखो जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये व्हाइट लाइट जो है ये एंटर कर रही है थ्रू द सरफेस PQ के साथ में, जैसे ही वो एंटर कर रही है उसके बाद में उसका हो रहा है स्प्लिटिंग होने का मीनिंग क्या है कि उसका वहां पर डिस्पर्शन कॉज हो रहा है, वहां पर उसका क्या कॉज हो रहा है, वहां पर उसका डिस्पर्शन हो रहा है। समझ में आ रहा है? और वो डिस्पर्शन होने के बाद में, स्प्लिट्स अप होने के बाद में वो फॉर्म करते हैं एक बैंड ऑफ 7 कलर, जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम, लाइक रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। इन 7 कलर्स का एक स्पेक्ट्रम तैयार करता है व्हाइट लाइट का, जब वो एक ग्लास प्रिज्म से पास होती है उसकी बीम ऑफ लाइट, ठीक है। देखो वहां पर वही लिखा था मैंने, व्हाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। ये जो रेड है, ये रेड लाइट का जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होता है, मतलब कि वो ज्यादा एंगल से वहां पर डेविएट होता है, मतलब उसका जो रिफ्रैक्शन है वो ज्यादा एंगल में होगा। लाइट का अगर हम बात करेंगे तो वहां पर जैसे कि आपको दिया हुआ है कि ज्यादा नहीं, कम डेविएट होता है। रेड लाइट की जो स्पीड है इस ग्लास प्रिज्म में, वो रेड लाइट की जो स्पीड है वो कम रहती है ना। द स्पीड ऑफ द रेड लाइट इज लेस, दैट्स व्हाई इट डेविएट लेस, मतलब कि वो डेविएट जो है, डेविएट का मीनिंग क्या होता है, चेंज आना, डायरेक्शन में चेंज आना, ठीक है। तो उसकी जो डायरेक्शन है वो ज्यादा चेंज नहीं होती, वो ज्यादा बेंड नहीं होता रेड लाइट, वो बहुत कम डिग्री में वो बेंड होता है, ठीक है। जनरली आपको लग रहा होगा कि वो बेंड नहीं हुआ, लेकिन कुछ अमाउंट में बेंड हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो ज्यादा बेंड हुआ ही नहीं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे वॉयलेट लाइट की, तो वो बहुत ज्यादा बेंड होता है। अगर हम बात करते हैं वॉयलेट लाइट की, तो वॉयलेट लाइट बहुत ज्यादा बेंड होता है। समझ में आ रहा? इसको बोला जाता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। वहां पर दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में कि कौन सा लाइट ज्यादा बेंड होता है और कौन सा लाइट कम, ठीक है। उसके बाद में आपको उसी के साथ में पढ़ना है कि रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, मतलब कि जैसे हमने व्हाइट लाइट से एक स्पेक्ट्रम तैयार करे, तो उसी स्पेक्ट्रम से हम व्हाइट लाइट भी तैयार कर सकते हैं। सर आइजैक न्यूटन ने यह आपको बताया है कि जो
PQR अगर हमने प्रिज्म लिए तो वहां से अगर एक बीम ऑफ लाइट, वाइट बीम ऑफ लाइट अगर पास होती है तो वो ग्लास प्रिज्म में एंटर करने के बाद में 7 कलर्स का स्पेक्ट्रम फॉर्म करता है। लेकिन अगर हम ऐसा ही एक और स्पेक्ट्रम, एक और ग्लास प्रिज्म अगर लगाते हैं बिल्कुल उसके इन्वर्टेड, बिल्कुल इसके इन्वर्टेड अगर हम एक ग्लास प्रिज्म लगाते हैं, बिल्कुल ये वाले ग्लास प्रिज्म को अगर इन्वर्टेड अगर हम ग्लास प्रिज्म अगर बनाते हैं तो ये जो आपकी व्हाइट लाइट है जो कि ऐसा होती है, क्या बोलते हैं उसको, व्हाइट लाइट जो है वो बेंड होके जैसे कि एक पर्टिकुलर एंगल पे डेविएट होती है तो उसके बाद में वो फिर से क्या हो सकती है, व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से थोड़ा यहां पर क्लियर कर देंगे मुझे। ऐसे देखो क्या बोलना चाह रहा हूं है कि सपोज आपकी है व्हाइट बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ व्हाइट लाइट, ये बीम ऑफ व्हाइट लाइट पहले इस प्रिज्म में आई, वहां से उसका डेविएशन हुआ। अब यहाँ पर मैंने ज्यादा कलर नहीं दिखाया, एक मैंने दिखाया यहाँ पर रेड और एक दिखाया वायलेट, इसके बीच में सभी कलर्स आ ही जाते हैं, इसके बीच में अलग अलग वेवलेंथ के सभी कलर आ जाते हैं। ये हो रहा है डेविएट, ये फॉर्म कर रहा है एक स्पेक्ट्रम, ये फॉर्म कर रहा है स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम फॉर्म करने के बाद में ये फिर से आ रहा है दूसरे प्रिज्म में जो कि बिल्कुल उसके अपोजिट है और इन्वर्टेड है, मतलब उसका उल्टा है। समझ में आ रहा है, मतलब कि अगर PQR इसका नाम है तो इसका नाम रहेगा P डैश Q डैश R डैश, एकदम अपोजिट, एकदम अपोजिट। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि वो जो रिफ्रैक्शन है वो फिर से रिकम्बाइन हो जाएंगे, मतलब ये जो पूरे स्पेक्ट्रम है वो रेयरर से डेंसर में जाने के बाद में, वो रेयरर से डेंसर में जाने के बाद में वो फिर से हो जाएंगे रिकम्बाइन, वहां पर होगा इनका रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन होने के साथ साथ वहां पर फिर से हमें मिलेगी व्हाइट लाइट, वहां पर फिर से हमें क्या बनती है, व्हाइट लाइट, मतलब कि डिस्पर्शन का कॉन्वर्स अपोजिट भी प्रूफ किया था न्यूटन ने। वहां पर बोला था कि अगर हम व्हाइट लाइट को डिस्पर्स कर सकते हैं 7 डिफरेंट कंपोनेंट में, तो उन्हीं 7 डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ लाइट को, कलर्स के लाइट को हम क्या कर सकते हैं, रिकम्बाइन कर सकते हैं इनटू द व्हाइट लाइट। बस उसमें क्या चेंज करना है आपको, एक और एक्स्ट्रा प्रिज्म वहां पर ऐड कर देना है, बल्कि उस प्रिज्म की जो उसका जो पोजीशन रहेगा, प्लेसिंग रहेगी, वो बिल्कुल अपोजिट रहेगी दूसरे वाले प्रिज्म को। समझ में आ रहा है, ये आपको दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 193 पे। ठीक है, और इसी को बोला जाता है रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट, बहुत इजी है, इसी को क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट। हम ऐसा बोल सकते हैं, वी हैव टू टेक द टू प्रिज्म व्हिच इज इन्वर्टेड टू ईच अदर, दोनों भी एक दूसरे को क्या है, इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड होने के बाद में वहां पर जब स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट सेकंड प्रिज्म पे फॉल होते हैं तो वहां से वो रिकम्बाइन होना शुरू हो जाते हैं, रिकम्बाइन होना शुरू होने के बाद में वो इन द फॉर्म ऑफ व्हाइट लाइट वहां से स्क्रीन पर हमें मिलते हैं। ये आपको पूछा जाता है इन द एग्जामिनेशन, मतलब कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या है, फिर डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बाद में व्हाइट लाइट का डिस्पर्शन कैसे होता है, ये आपको पूछा जाता है मोस्टली। वो आपको अच्छे से करना है, वो आपको अच्छे से करना है, समझ में आ रहा। उसके बाद में हमें पढ़ना है कि रेनबो के बारे में, इसके बाद में हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है, अबाउट द रेनबो। तो पहले ये समझ लो, ये क्लियर हो गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में हम फिर बढ़ते हैं रेनबो के ऊपर में। ये रिकॉम्बिनेशन वाला समझ में आ गया ना, बहुत सिंपल है, सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि जब हम दो प्रिज्म एक दूसरे के इन्वर्टेड अगर कंबाइन लेते हैं, मतलब कि उसको प्लेसिंग करते हैं एक दूसरे के अपोजिट इसमें, और एक क्या है वो इन्वर्टेड है, मतलब इसका बेस अगर QR है तो उसका बेस रहेगा ऊपर के छोर पे QR R डैश है ना, Q डैश R डैश। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है वो जब इंसिडेंट होंगी Q डैश P डैश पे, तो वहां से वो रिकम्बाइन होना शुरुआत होती है, उस स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट के पूरे कलर्स रिकम्बाइन होते हैं, और वहां से जब वो डेंसर से रेयर में जाते हैं तो
वहां पर हमें मिलती है व्हाइट लाइट, किस पे, स्क्रीन के ऊपर में। समझ में आ रहा? इस तरीके से रिकॉम्बिनेशन, बाकी कुछ नहीं, इसीलिए मैंने उसको शॉर्ट में बताया और फास्ट बताया, बाकी उतना कुछ उसमें बड़ी चीज नहीं है, बस वही ध्यान में रखना। ये तो क्लियर ही हो गया होगा, ये पूरे पॉइंट भी हमने बता दिए। अब पढ़ते हैं रेनबो का जो फॉर्मेशन होता है उसके तरफ। तो चलो अभी हम देखते हैं आज का जो है वो लास्ट जो डिस्पर्शन से रिलेटेड टॉपिक है वो है रेनबो का। अब रेनबो जो है इंद्रधनुष हम जिसको कहते हैं, वो आपने जनरली बहुत सी बार बचपन से आप देखते भी है। इंद्रधनुष जो है वो आपका हमें देखने मिलता है जबकि एक ही साथ में रेनिंग भी हो रही है और साथ ही साथ में सन क्या कर रहा है वहां पर अपना लाइट जो है वो ट्रैवल भी करवा रहा है, मतलब कि सनराइज भी ट्रैवल कर रही है और पे एक एंड पे उसके सन है तो एक एंड पे क्या होगा, रेनबो फॉर्म होता है, मतलब उसके अपोजिट एंड पे। ठीक है, तो ये क्यों होता है ऐसे, क्या उसके पीछे फेनोमेनन है? देखो, द रेनबो इज एन आर्क ऑफ 7 कलर्स, क्योंकि रेनबो जो है वो आपको देखने मिलता है कुछ इस प्रकार के आर्क से, है ना, ऐसे आर्क में आपको देखने मिलता है। इसीलिए बोला गया है कि रेनबो इज एन आर्क ऑफ 7 कलर्स, 7 कलर का मिक्सचर है एक्चुअली में रेनबो, 7 कलर्स का मिक्सचर है रेनबो, विच इज विजिबल इन द स्काई, जो कि हमको स्काई में देखने मिलता है, आसमान में, बाय प्रोड्यूस बाय द डिस्पर्शन ऑफ द सनलाइट बाय द रेन ड्रॉप इन द एटमॉस्फेयर। देखो यहाँ पर देखो, हमने कब बोले, यहाँ इसके पहले जस्ट हमने पढ़े थे बेटा कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट में हमने बोले थे कि एक सिंगल व्हाइट लाइट 7 अलग अलग लाइट में, कलर्स के लाइट में क्या होती है, डिस्पर्स होती है, तो वहां पर हमने यूज किए थे ग्लास प्रिज्म। अब यहाँ पर ये तो एक नेचुरल फिनोमेनन है, तो यहाँ पर कैसे क्या हुआ, एटमॉस्फेयर में डिस्पर्स होगा, तो वहां पर जो रेनड्रॉप्स होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ ग्लास प्रिज्म, वो क्या एक्ट करते हैं, एज अ ग्लास प्रिज्म, और वहां से उनका होता है डिस्पर्शन ग्लास प्रिज्म में से, सॉरी रेनड्रॉप में से। समझ में आ रहा? देखो, द रेनबो इज एन आर्क ऑफ द 7 कलर्स विजिबल इन द स्काई विच इज प्रोड्यूस्ड बाय, वो कैसे तैयार होते हैं, द डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट, डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट, मतलब कि सनलाइट का स्प्लिटिंग ना, डिस्पर्शन का मीनिंग क्लियर हो गया ना अभी, सनलाइट का क्या हो रहा है, डिस्पर्शन बोलते बराबर, देयर इज अ स्प्लिटिंग ऑफ सनलाइट बाय द रेनड्रॉप। कौन करवाता है वहां पर उनका स्प्लिटिंग, रेनड्रॉप्स करवाती है, पानी की बूंदें हम जिसको बोलते हैं, रेनड्रॉप्स करवाती है इन द एटमॉस्फेयर, वातावरण में हमारे। ठीक है, द रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ द सनलाइट इन द स्काई, ये एक्चुअली में क्या है, नेचुरल स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम बोलते हैं बराबर बैंड ऑफ 7 कलर्स ऑफ सनलाइट, बैंड ऑफ 7 कलर्स ऑफ सनलाइट, ऐसा बोलेंगे हम स्पेक्ट्रम को। रेनबो क्या है, एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है, नेचुरली फॉर्म होने वाला स्पेक्ट्रम है सनलाइट का इन द स्काई। ईच रेनड्रॉप एक्ट एज अ टाइनी ग्लास प्रिज्म स्प्लिटिंग द सनलाइट इनटू द स्पेक्ट्रम। क्या बोला गया है कि हर एक रेनड्रॉप किस तरह एक्ट करता है, इट एक्ट एज अ टाइनी ग्लास प्रिज्म। टाइनी ग्लास प्रिज्म का मीनिंग छोटा सा एक ग्लास प्रिज्म, क्योंकि रेनड्रॉप अपने आप में बहुत छोटे होते हैं, तो हर एक रेनड्रॉप, अब हमने यहाँ पर डायग्रामेटिकली समझने के लिए पढ़ा, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत बड़ा रहेगा या बहुत ज्यादा रहेगा, ऐसा नहीं है। ईच रेनड्रॉप एक्ट एज अ टाइनी ग्लास प्रिज्म, वो एक छोटे से ग्लास प्रिज्म की तरह काम करता है, और प्रिज्म का काम क्या है, वो डिस्पर्शन करवाता है लाइट का, मतलब कि वहां पर क्या ऑकर होता है, खासकर स्प्लिटिंग ऑफ लाइट ऑकर होता है। ठीक है, तो वैसे ही रेनड्रॉप अगर एज अ टाइनी ग्लास प्रिज्म अगर एक्ट हो रहा है, रेनड्रॉप अगर टाइनी ग्लास प्रिज्म अगर एक्ट हो रहा है, मतलब कि वहां पर वो भी क्या काम करेगा, वो भी काम करेगा एज अ टाइनी ग्लास प्रिज्म, और वो वहां पर उस सनलाइट के जो रेज है या फिर जो बीम है, उस सनलाइट के बीम को स्प्लिट करवाएगा इनटू द स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स, स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स। आफ्टर दैट एज द सनलाइट एंटर्स एंड लीव्स दिस रेनड्रॉप, जैसे जैसे सनलाइट एंटर करता है उस रेनड्रॉप में, और रेनड्रॉप में से वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के साथ में क्या होता है, वहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के साथ में वो वहां से बाहर निकलता है, लीव द रेनड्रॉप, द
various colored rays present in that light that is refracted by the different amount of due to which arc of 7 colors of rainbow is formed. अब देखो ये पॉइंट क्या बोल रहा है, ये पॉइंट ऐसा बोल रहा है कि आपका जो सनलाइट है वो सनलाइट एक रेन ड्रॉप में पहले एंटर करता है, एंटर करने के बाद में वहां से वो रिफ्लेक्ट होता है डिफरेंट अमाउंट ऑफ कलर्स में, मतलब कि वहां पर डिफरेंट अमाउंट में जो कलर्स है वो रिफ्लेक्ट होते हैं, लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होता है और वहां पर ऑकर होता है रेनबो, वहां पर क्या फॉर्म होता है रेनबो। अब ये जो प्रोसेस है रेनबो की ये दो तरीके से होती है, वहां पर तीन तरीके से एक प्रकार से बोल सकते हैं हम। वहां पर रेनबो जो फॉर्म होता है वहां पर देखो रिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्रैक्शन आपको पता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये आपको थोड़ा सा नया वर्ड लग रहा है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ और साथ ही साथ में यहाँ पर हो रहा है डिस्पर्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है डिस्पर्शन। देखो रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और डिस्पर्शन भी हो रहा है, किसमें एक रेन ड्रॉप में। कैसे देखो, सबसे पहली चीज सनलाइट हो रही है, एंटर कर रही है इस रेन ड्रॉप के बीच अंदर में। रेन ड्रॉप में जब वो एंटर करती है तो वहां पर कॉज होता है रिफ्रैक्शन, है ना। यहाँ से शुरुआत हो रहा है उसका रिफ्लेक्ट होना, मतलब बेंडिंग होना, बेंडिंग हो रहा है। अब वो जाता है रेन ड्रॉप में ही उसके दूसरे पॉइंट पे, मतलब कि ये पॉइंट से उसने एंटर किया वो यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर वो रेन ड्रॉप से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन वो ऐसे एंगल पे इंसिडेंट होता है जहां पर वो वहां पर कॉज करता है इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये जो रेन ड्रॉप जो है पूरा, ये जब उसमें सनलाइट एंटर करती है तो वो तो ऐसे देखा जाए तो बाहर निकलना चाहिए था, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त तो क्या होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम में तो बाहर निकलना चाहिए ना। लेकिन वहां पर कुछ सर्टन अमाउंट में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री से बढ़ जाता है। ये चीज ध्यान में रखो, थोड़ा सा रिमेंबर करके कि कभी कभार क्या होता है कि जैसे हमने बोले ना रिफ्रैक्शन होते वक्त एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म होता है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाता है, तो वहां पर जो है रिफ्रैक्शन नहीं होता, वहां पर कॉज होता है रिफ्लेक्शन। क्या कॉज होता है वहां पर रिफ्लेक्शन, मतलब कि ये यहाँ पर रेन ड्रॉप में ही इंटरनल पार्ट में स्ट्राइक करके वहां से वो रिफ्लेक्ट बैक होता है। समझ में आ रहा है? उसको बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसको क्या बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपका वो ग्रेटर हो जाता है देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इस वजह से वहां पर कॉज होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो ध्यान में रखना। तो देखो रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, फिर वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के बाद में वही जो दो रे ऑफ लाइट है वो मतलब कि यहाँ पर वैसे 7 रहती है, लेकिन हमने रेड और वायलेट बताया, उसके बीच में बाकी भी आ गई, ऑरेंज रेड, ऑरेंज येलो, ग्रीन ब्लू, है ना, इंडिगो, सभी आ गए। उसके बाद में उसका होता है डिस्पर्शन, मतलब स्प्लिटिंग। उसके बाद में उसका क्या होता है स्प्लिटिंग। वो आते हैं रेड वायलेट अलग अलग कलर्स के इसमें, और वो बिल्कुल अपोजिट फेस होते हैं सन के, बिल्कुल अपोजिट, मतलब सन की जो पोजीशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है रेनबो फॉर्म होता है, ऐसा उसका मीनिंग है। दोनों भी बिल्कुल अपोजिट रहते हैं एक दूसरे के, ठीक है। वहां पर बस एक नई चीज ये है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऐसा ये तभी होता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ जाता है देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है? तब वहां पर कॉज होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो वो आपको ध्यान में रखना है, ये सारी चीजें आपको याद रखना है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। बहुत आसान है, आप पहले से भी पढ़ते आए हो। मुझे बस यही लग रहा है कि आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कुछ डाउट होगा, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मीन्स बेटा वो क्लियरली यही है कि वहां पर रिफ्रैक्शन ना होते हुए डायरेक्टली वो जो रेज ऑफ लाइट है वो इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है इन द रेन ड्रॉप, और वहां से फिर वो बाहर निकल के इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम। किसके फॉर्म में? स्पेक्ट्रम के फॉर्म में। समझ में आया? इस तरीके से होता है रेन ड्रॉप में क्या, तो वहां पर होता है एक स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन, मतलब 7 कलर्स का फॉर्मेशन, ठीक है। नेचुरल फेनोमेनन है ये। चलो, तो इस तरीके से आपका डिस्पर्शन ऑफ लाइट जो है वो कंप्लीट हो गया। आगे में जो हम पढ़ेंगे वो रहेगा एटमॉस्फेयर
रिफ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो एटमॉस्फेयर में किस प्रकार से रिफ्रैक्ट होता है, क्योंकि आपने देखे डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में, तो वो तो टकराएंगे ही, उससे भी वहाँ पर रिफ्रैक्शन कॉज होगा। तो देखते हैं आगे चल के कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी वगैरह उसमें आने के चांसेस है, देखते हैं आगे क्या। ठीक है, देखिए डेंसिटी ये पॉइंट वहाँ पर आएगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में, और फिर उसी के बेसिस पे हमको पढ़ना है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के बाद में स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब कि फैलाव, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मीनिंग फैलाव लाइट का, समझ में आया, उसको बोला जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। टिंडल इफेक्ट वहाँ पर दिया हुआ है, और फिर दिया हुआ है कि वाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ब्लू, मतलब कि क्लियर स्काई का जो कलर है वो ब्लू क्यों होता है, वो भी आपको दिया हुआ है। तो ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपका बचा हुआ है अभी भी, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा हमको नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। ये क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं, और आज के क्लास में हमने जितना भी पढ़े पूरा का पूरा आपको पढ़ना है, ईजी है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ध्यान में रखना, स्प्लिटिंग होता है वो एग्जाम्पल, तो उसकी पूरी थ्योरी याद कर लो, काम में आएगा। ठीक है, मिलेंगे अगले क्लास में।